पिछले क्लास में प्रधान क्वांटम संख्या के बारे में बता रहे थे और प्रधान क्वांटम संख्या क्या क्या चीज़ हमको बतलाता है इसकी जानकारी आपको दी गई है। माइक नहीं बजा? तो एक बार फिर से बोल दें। पिछले क्लास में प्रधान क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसी से रिलेटेड जानकारी दी जा रही थी। 4 पॉइंट आपको बताया गया था। याद कीजिए, सबसे पहला पॉइंट में आपको बताया गया था कि प्रधान क्वांटम संख्या हम लोगों को बतलाता है कक्षा की संख्या और कक्षा का नाम। याद है? दूसरा आपको बताया गया था कि प्रधान क्वांटम संख्या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये बताया था, जिसका फॉर्मूला हुआ था ना 2n²। क्लियर है? फिर तीसरा बताया गया, क्या बताया गया था तीसरा? यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बतलाता है। फिर बतलाया गया कि परमाणु का आकार को बतलाता है। आज 5वां नंबर लिखेंगे। यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बतलाता है। यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बतलाता है। सुनो, यहाँ कोई सेंटर है, मान लो नाभिक है। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है। अब बताइए तो कि एक चक्कर पूरा करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको लगेगा? क्योंकि इसका रास्ता सबसे बड़ा है। तो इसके लिए आपको नहीं लगता है कि n का मान 1, इसके लिए n का मान 2 और इसके लिए n का मान 3? तो n का मान जब 1 है तो वह रास्ता सबसे छोटा है और वहाँ की ऊर्जा सबसे कम होगी। उसके बाद रास्ता बड़ा है तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। इसका रास्ता और बड़ा है तो इसका ऊर्जा और ज़्यादा होगा। इसका सीधा मतलब है कि जैसे जैसे प्रधान क्वांटम संख्या का मान बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इस हिसाब से इसका नाम होता है K, इसका नाम होता है L, इसका नाम होता है M, इसका नाम होता है N एंड सो ऑन। तो बताइए किसकी ऊर्जा सबसे कम होगी? K की सबसे कम, फिर L, M, N। आई बात समझ में? तो नीचे यहाँ पर एरो देके लिखेंगे। लिखिए, प्रधान क्वांटम संख्या का मान, प्रधान क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है, प्रधान क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। हो गया? लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए और ये बात लिख दीजिए ताकि आपको ये सब बात ध्यान में रहे। तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि पहला कक्षा का ऊर्जा सबसे कम, दूसरा का उससे ज़्यादा, तीसरा का उससे ज़्यादा, चौथा का उससे ज़्यादा। कक्षा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। नंबर क्या होगा?
अगला नंबर कौन सा होगा? अच्छा 6 होगा। देखिए 6 नंबर, यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का, यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षा कोणीय संवेग इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को बतलाता है। कक्षा कोणीय संवेग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को बतलाता है। कक्षा कोणीय संवेग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को बतलाता है। लिख ली। अब आपको ये बात पूरा का पूरा समझना चाहिए, और समझिए आप पहले। संवेग जानते हो तुम क्या होता है? इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या पता है संवेग क्या होता है? बोलो। ये बाबू फिजिक्स का टर्म है, नहीं जानते हो तो हम बताते हैं संवेग क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ गति कर रही होती है, उसके वेलोसिटी और जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, इस दोनों को गुना कर दीजिए तो इसी को हम क्या कहते हैं? उसका संवेग। अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम यहाँ खड़े हैं, और मान लीजिए कि सामने से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कोई साइकिल चालक हमको आके धक्का मार दिया। धक्का मार दिया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धक्का मारा तो ऑब्वियस है कि हम भी गिरेंगे और साइकिल वाला भी गिर जाएगा, या साइकिल वाला रुक तो ज़रूर जाएगा धक्का मारने से, हाँ या ना? 10 किलोमीटर का रफ्तार का मतलब हुआ जैसे नॉर्मल स्पीड तुम लोग चलाते हो, वही ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मतलब जितना, मतलब अब लहरिया कट चलाने लगे वो वाला ने, मतलब सीधा सीधा चला रहे हैं, नॉर्मल जो साइकिल लोग चलाते हैं मीडियम क्लास, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है लगभग। अब ज़रा सोचो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हमें ट्रेन आके टकरा जाए, हम खड़ा रहेंगे, ट्रेन उलट पुलट के गिर जाएगा, क्या ऐसा होगा? देखो 10 किलोमीटर के रफ्तार से ट्रेन भी धक्का मारा, 10 के रफ्तार से ही साइकिल वाला भी धक्का मारा, हमको ज़्यादा क्षति कब होगा? जब ट्रेन धक्का मारा। आखिर ऐसा क्या था जो ट्रेन धक्का मारा तो ज़्यादा क्षति हो गया भाई? जबकि दोनों का तो स्पीड वेलोसिटी सेम ही था ना, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। ट्रेन का क्या था ज़्यादा? मास ज़्यादा था, और मास ज़्यादा होने से मास और वेलोसिटी को गुना करेंगे तो ट्रेन का संवेग ज़्यादा हो गया, जबकि साइकिल का संवेग कम था। और समझ में आया संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है वेलोसिटी इंटू मास, ठीक है? अब सुनिए आप, संवेग दो तरह का होता है, मोमेंटम दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। ये सब बात आप फिजिक्स में पढ़िएगा या पढ़े होंगे, हो सकता है आपको उतना बढ़िया से याद नहीं है, आप आगे पढ़ लेना, फिजिक्स वाले टीचर और अच्छे से बताएंगे। हमारा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम तुमको कुछ बात समझने के लिए बस बता रहे हैं। संवेग कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है लीनियर, रेखीय संवेग, जैसे ट्रेन जो चल रहा है वो रेखीय संवेग हुआ, साइकिल जो आ रही है वो भी उसका रेखीय संवेग हुआ। और एक होता है एंगुलर मोमेंटम,
मान लीजिए एंगल बनाते, जैसे एक धागा लो आप, एक टुकड़ा बांध लो एक छोर पर और उसको नचाना शुरू कर दो, नचाते नचाते किसी के माथा पर मार दो, बताओ चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगा चोट? ड्यू टू मास इंटू वेलोसिटी, ड्यू टू संवेग। और वहाँ पर जो उसका स्पीड था वो एंगुलर स्पीड था, नहीं घूमते हुए ना चक्कर लगा रहा है वो। तो मोमेंटम दो तरह से निकलता है, एक मोमेंटम निकलता है लीनियर और एक मोमेंटम निकलता है एंगुलर। तो एंगुलर मोमेंटम हुआ जो धागा बांध के हम चलाए और सीधा सीधा चले, तो ये हो गया रेखीय। तो अब आप जरा सोचिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा के चक्कर लगाता है और कक्षा में चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं, ये नाभिक है बीचों बीच और ये कक्षा है, और मान लो कि ये कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। बाबू कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाता है, ठीक है? तो कक्षा में जब हमेशा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की कुछ दूरी होगी ना, इस दूरी को हम लोग कहते हैं r, ठीक है? और इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है? कक्षा की त्रिज्या। अब बताइए आप, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, अरे कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही। इसके द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं स्मॉल m। और ये जब नाच रहा होगा, घूम रहा होगा इसमें, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को टेंजेंशियली हम दिखाते हैं और वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं? v। तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, मतलब m को, v को और r को सबको आपस में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। अच्छा ये बताओ, ये कक्षा में ना चक्कर लगा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कक्षा कोणीय संवेग कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंट। अब यदि r पता रहे, m पता रहे और v पता रहे, तो क्या हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं? तो ये काम फिजिक्स का है। केमिस्ट्री में जब आप ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ना इलेक्ट्रॉन का, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम mvr, ये बराबर होता है NH/2 पाई के, जहाँ पर n क्या है? इसी को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं ऑर्बिट नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का मान 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n का मान 3, और ये जो h दिख रहा है ना तुमको, h, इसको हम लोग कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.6260 इंटू 10⁻⁻34। लेकिन इसका क्या वैल्यू होता है, कहाँ से आया? ये एक नियतांक है, और ये इसका वैल्यू कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब बात अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जब इसका ये सब बात आपको तब समझ में आएगा जब डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी सिर्फ आप h याद रखिए कि ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसको शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं। प्लांक्स कांस्टेंट को हिंदी में बोलेंगे प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक। n को ही हम लोग प्रधान क्वांटम संख्या या कक्षा की संख्या भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब पाई तो मैथमेटिकल टर्म है, तो जानवे करते हो 22/7 होता है। आप इसको उतारिए जैसा लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन लिखिए, तो लिखेंगे
सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन का कक्षा कोणीय संवेग क्या होगा? ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, आप नहीं। आप देखिए, क्वेश्चन है कि, सुनो इधर, क्वेश्चन है कि सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन का कक्षा कोणीय संवेग क्या होगा। पहले आप बताइए तो, सोडियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? सोडियम परमाणु में टोटल क्या को इलेक्ट्रॉन होता है? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन। 10th में थोड़ा बहुत यदि तुम पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और छोड़िए ना 10th में क्या पढ़े नहीं पढ़े, हम आपको थोड़ी नहीं बताएं कि पहला कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरा में कितना? 2 के बाद 8, और तीसरा में कितना रहता है? 18, मैक्सिमम रह सकता है 18, लेकिन अभी इसके पास केवल 2, 8, 10 होइएगा तो बचा एक होगा ना, तो 1। यानी पहला कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8, और तीसरा कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जा पाए। अब बताइए कि यही इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी है, और इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना? बोलो, 3। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3 आया। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इन्हें निकालने के लिए दिया गया है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है ना बाबू, NH/2 पाई, नहीं होता है क्या? तो n का मान कितना? आंसर हो जाएगा 3h/2 पाई। अब कोई h का मान रख दे, पाई का मान रख दे, आंसर निकाले, वो अलग बात। अभी आप वो सब काम मत कीजिए, क्योंकि h पाई सब पर ज़्यादा, पाई तो खैर आप जानते हैं, h पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो h के टर्म में ही आंसर रहने दीजिए। क्या आपको भारी लग गया क्या ये? क्या दूसरा क्वेश्चन इस तरह का दे तो बना लोगे? पहले आप इसका सॉल्यूशन उतारिए। और दूसरा क्वेश्चन बताना है, पोटेशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन का कक्षा कोणीय संवेग क्या होगा? निकालिए इसको। सुनो, आप लोग देखो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आएगा 2881। अब यहाँ बहुत सारे बैठे हुए लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आया कि सर पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2881 कैसे होता है। अभी भर मान लीजिए, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा ना, तो इस समय कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मान लीजिए ये होता है, यदि अंडर 10 आप नहीं भी पढ़े तो टेंशन मत लीजिए, मान लीजिए कि ये ऐसा होता है। तो बताइए, 2, 8, 10, 8, 18, और ये 19वां इलेक्ट्रॉन है ना, यही ना अंतिम इलेक्ट्रॉन है। और ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया? चौथा में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए इनका मान 4, तो ये हो जाएगा 4h/2 पाई। हो गया, बन गया। क्या बात समझ में आई? केयरफुल रहिए, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। गलत हो गए तो गलत हो गए। अगला क्वेश्चन लिखिए।
सल्फर परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन का कक्षा कोणीय संवेग थ्री एच बाई टू पाई होगा। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन अलग टाइप का है, पीछे की तरफ मत बनाने लगिएगा। देखिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3h/2 पाई होगा, कक्षा कोणीय संवेग। अच्छा एक बात बताइए, कक्षा कोणीय संवेग कितना दिया हुआ है? कक्षा कोणीय संवेग बराबर दिया हुआ है ना 3h/, इसका मतलब है n का मान 3। बोलो हाँ या ना। n का मान 3 रखेंगे तब ना कक्षा कोणीय संवेग 3h/2 पाया आएगा। n बराबर 3 का मतलब तीसरा ऑर्बिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये पूछ रहा है कि सल्फर के तीसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सल्फर के तीसरे ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा सब के लिए n का मान 3 होगा और उसका कक्षा कोणीय संवेग 3h/2 पाया आएगा। तो बताइए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना, 2, 8, 6। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में, यानी ये जो सुनो, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है? तीसरा कक्षा में। इस सभी 6 इलेक्ट्रॉन के लिए इनका मान कितना? तो इस सभी 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा कोणीय संवेग 3h/2 पाई होगा, यानी हमारा आंसर होगा 6। समझ गए? हम यहाँ पर आंसर में सेटिस्फेक्शन के लिए लिख सकते हैं, सुनो इधर इधर सुनो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सल्फर के तीसरा कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है और इस सभी 6 इलेक्ट्रॉन का कक्षा कोणीय संवेग 3h/2 पाई होगा। क्या क्लियर हुआ ये बात? बता रही है। इसमें गड़बड़ाना नहीं है। कितना पॉइंट तक आप गए हुए हैं? अब क्या पॉइंट हो गया? 6 हो चुका है, 2 और इसमें लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये इस क्वेश्चन में किसी को समस्या भी है? किसी को दिक्कत है तो बोलो, कुछ दिक्कत है? नो। अब जो ये 7वां पॉइंट तुमको बता रहे हैं ना, ये कुछ समझ में आएगा नहीं, कुछ नहीं बुझाएगा। इसको सिर्फ आप लिख लीजिए, ये आप आगे समझेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। लिखेंगे यह कक्षा में उप कक्षा की संख्या को बतलाता है। यह कक्षा में उप कक्षा की संख्या को बतलाता है। नीचे लिख लीजिए, कक्षा में उप कक्षा की संख्या बराबर n। कक्षा में उप कक्षा की संख्या बराबर दीजिए, साइन बराबर का स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? नो, स्मॉल n क्या है? प्रधान क्वांटम संख्या। देखो लिखा हुआ है कि कक्षा में उपकक्षा की संख्या बराबर कितना? n। n का मान यदि 1 लोगे, n का मान 1 लोगे मतलब कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। उसमें उपकक्षा भी कितना होगा? 1। n का मान 2 लोगे यानी कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में 2 गो उपकक्षा होता है। n का मान 3 लोगे यानी थर्ड ऑर्बिट। तीसरा ऑर्बिट में 3 गो उपकक्षा होता है, मतलब ये नाभिक है। पहला कक्षा में केवल 1 सब ऑर्बिट, दूसरा कक्षा में 2 सब ऑर्बिट, तीसरा कक्षा में 3 सब ऑर्बिट, चौथा में 4, पांचवा में 5, छठा में 6, सातवां में 7। समझे इस लाइन का क्या मतलब है? लेकिन अभी आपको ये डिटेल में नहीं समझ में आएगा। यदि आप यहाँ पूछ दीजिएगा ना सर कई से,
तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए आपको 2-3 क्लास इंतज़ार करना पड़ेगा। हम जब पहुँचेंगे तो वापस पहुँच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला लिखेंगे नंबर देखिए 8वां होगा ना। लिखेंगे यह कक्षा में कक्षक की संख्या को बतलाता है। यह कक्षा में कक्षक की संख्या को बतलाता है। यह कक्षा में कक्षक की संख्या को बतलाता है। यह कक्षा में कक्षक की संख्या को बतलाता है। हेलो हेलो, यह कक्षा में कक्षक की संख्या को बतलाता है, लिख लिए। लिखेंगे कक्षा में कक्षक की संख्या बराबर, कक्षा में कक्षक की संख्या बराबर, यह होता है n स्क्वायर। कक्षा में कक्षक की संख्या बराबर n स्क्वायर, लिख लिए। यहाँ पर ये n क्या है, प्रधान क्वांटम संख्या। अब जो दोनों बात आप लिखे हैं, इस दोनों बात के साथ एक टेबल लिख लें तो बड़ा बढ़िया रहेगा। देखो कक्षा तुम समझ चुके हो, लेकिन ना ही तुम उपकक्षा समझे हो और ना ही कक्षक समझे हो। उपकक्षा समझना है तो नेक्स्ट क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं। और उपकक्षा समझेंगे तभी कक्षक समझ में आएगा, इसीलिए अगला क्लास बेहद इंपॉर्टेंट। देखो इधर लिखते हैं कक्षा, यहाँ लिखते हैं उपकक्षा की संख्या, और यहाँ लिखते हैं कक्षक की संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तुम ये जानते हो, ये और ये जानते नहीं हो, सिर्फ संख्या जान लो ये होता है। आगे आएंगे तो पीछे हम करके बता देंगे कि कैसे होता है। कक्षा में कक्षक की संख्या बराबर होता है n, और ये बराबर होता है n स्क्वायर, होता है ना रे। तो बताओ तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान कितना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में उपकक्षा क्या होगा और उपकक्षा कितना होगा, 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही होगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए बताओ, n का मान दो, तो इसमें उपकक्षा भी दो और इसमें ये 4। एक बार ये IIT में पूछा है। थर्ड ऑर्बिट के लिए n का मान 3, उसमें उपकक्षा कितना 3, कक्षक कितना। आपसे उम्मीद करें कि आप ये टेबल पूरा कर लेंगे, पूरा कीजिए। कहाँ तक पूरा करेंगे आप सोचिए, जहाँ तक 9 है पूरा करेंगे, 7 तक। अरे 4 तक लिख लो, ज़्यादा कितना लिखोगे, समझ गए हो ना बात को। वाह, ज़्यादा क्या लिखोगे, डॉट डॉट करके छोड़ दो। इस तरह से डॉट डॉट करके छोड़ने का मतलब, इसी तरह से अपना आगे बढ़ेंगे 7 तक, अप टू 7। अब नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर स्टार्ट हो जाएगा। नाम क्या है पता है आपको, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं बाबू, स्मॉल एल से। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है और एकदम खतरनाक है ये। आज तक जो तुम नहीं समझे हो ना, उसको एक क्लास में टोटल बातें तुमको समझ में आने लगेगा कि केमिस्ट्री कैसे हुआ ये सब। इसीलिए नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग पूरा लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं ऑनलाइन,
इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। शारदा डिजिटल ऐप के थ्रू पढ़ाई ऑनलाइन भी जारी है, ऑफलाइन भी जारी है। आपको जैसे पढ़ने का इच्छा हो आप पढ़िए। ऑनलाइन का फ़ी भी बहुत कम है, मात्र 2100 में पूरा 11th आप पढ़ लोगे। क्लास आके बैठ के पढ़ोगे तब आपको 4100 जमा करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन क्लास का फ़ी है, ये ऑफलाइन क्लास का फ़ी है। समझने के दौरान, ऑनलाइन लेक्चर में भी समझने के दौरान किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, रात में 8 से 10 के बीच। केवल यही टाइम डिस्कस करने के लिए है, बाकी अपना पढ़ते रहिए आप। हो गया यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्लास देखेंगे।